हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार पुनः आपका हिस्ट्री की इस सीरीज में स्वागत है। इसमें हम वैदिक सभ्यता को पढ़ रहे थे और वैदिक सभ्यता की आज दूसरी क्लास है। ठीक है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार पहले उससे देखेंगे और तभी ये क्लास आपकी समझ में आएगी। जैसे कि हमेशा की तरह ये क्लास उन लोगों के लिए है जो डीप स्टडी चाहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं तो ये आपके लिए है, अन्यथा आप स्किप कर सकते हैं। पिछली क्लास में हमने वैदिक सभ्यता का सामान्य परिचय पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि वैदिक सभ्यता को हम ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में बांट सकते हैं। फिर हमने देखा था कि ऋग्वैदिक काल की जानकारी के लिए हमारे पास क्या क्या स्रोत हैं। फिर हमने देखा था कि ऋग्वैदिक कालीन लोगों का राजनीतिक जीवन कैसा था। आज हम देखेंगे कि ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था कैसी थी, आर्थिक जीवन कैसा था इनका, इस बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है। तो अगर हम ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था पर नजर डालते हैं तो हम पाते हैं कि ये एक निर्वाह अर्थव्यवस्था थी। एक निर्वाह अर्थव्यवस्था। ठीक है। जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था। ऋग्वैदिक काल में जो आर्य थे उनका प्रमुख पेशा पशुपालन था, या आप ये कह लीजिए कि ऋग्वैदिक आर्य ग्रामीण पशुपालक थे। ठीक है। खेती बाड़ी अर्थात कृषि इस समय द्वितीय पेशा थी। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है ऋग्वैदिक कालीन लोगों का प्रमुख पेशा क्या था। ऋग्वैदिक कालीन लोगों का प्रमुख पेशा पशुपालन था। ठीक है। यद्यपि वो कृषि से परिचित थे, लेकिन कृषि द्वितीय पेशा थी, क्योंकि अभी ऋग्वैदिक लोग कबीलाई संरचना पर आधारित थे और वो एक स्थायी जीवन नहीं जीते थे, इसलिए कृषि का उनके जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान नहीं था। तो कृषि इस समय द्वितीय पेशा थी। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि पशुपालन में भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पशु इनका गाय थी। ठीक है। गाय का ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। गाय इनकी मुख्य और पवित्र पशु थी। जहां तक कि हम देखते हैं कि ऋग्वेद में जो भाषागत अभिव्यक्तियां हुई है, यानी दैनिक जीवन में जो बोलचाल के शब्द हैं, उसमें से अधिकांश शब्द गाय से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे ये यहाँ पे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे कि जैसे ऋग्वेद में कई शब्द आए हैं जो गाय से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे अतिथि के लिए, जैसे अतिथि के लिए यानी मेहमान के लिए जो शब्द आया है, अतिथि के लिए जो शब्द आया है वो आया है गोहन। गोहन धनी व्यक्ति के लिए कहा गया है। जो धन संपदा से परिपूर्ण होता था उसके लिए शब्द आया है गोमत। क्या शब्द आया है? गोमत। उसी तरह से समय के लिए शब्द आया है। ऋग्वैदिक काल में समय, जिसको हम टाइम या समय कहते हैं, वो लोग इसे गोधुली कहते थे। गोधुली। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, गोधुली। उसी प्रकार से दूरी के लिए शब्द आया है
क्या शब्द आया है? गौ यज्ञ। गौ यज्ञ, ठीक है। डिस्टेंस के लिए गौ यज्ञ, पुत्री के लिए दुहिता, पुत्री के लिए दुहिता, ठीक है। गाय का दूध दोहने के कारण इसको दुहिता कहा जाता था। राजा के लिए जनस्य गो, राजा के लिए जनस्य गो या गोपति। राजा का मुख्य कर्तव्य था अपने कबीले के गौधन की रक्षा करना, इसलिए उसको जनस्य गो या गोपति कहा गया है ऋग्वेद में, ठीक है। उसी तरह से कुछ और शब्द भी हैं, जैसे युद्ध के लिए युद्ध, गविष्टि, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द आया है। गविष्टि का मतलब होता है गायों की हानि होना। गविष्टि का मतलब है गायों की हानि होना। तो युद्ध अधिकांश तो गायों के लिए लड़े जाते थे। युद्ध में ज्यादा से ज्यादा गायों को खोया जाता था, क्योंकि अभी ऋग्वैदिक आर्य भूमि से संबद्ध नहीं थे, ठीक है। भूमि के लिए युद्ध नहीं लड़े जाते थे, जैसे आज युद्ध लड़े जाते हैं अधिकांश देशों के बीच, तो वो भूमि के लिए होते हैं। ऋग्वैदिक काल में भूमि के लिए युद्ध नहीं थे, बल्कि गायों के लिए युद्ध लड़े जाते थे, ठीक है। तो खान की बात पे आते हैं, तो अतिथि, जैसे ये पूछा जाएगा कि ऋग्वैदिक काल में अतिथि को क्या कहा जाता था, गोहन कहा जाता था। धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता था, गोमत। समय को गोधुली, दूरी को गव्यको, पुत्री को दुहिता, राजा को जनस्य गोपा या गोपति, और युद्ध को गविष्टि, ठीक है। युद्ध को गविष्टि। तो इस प्रकार ऋग्वैदिक काल में गाय का महत्वपूर्ण स्थान था। ऋग्वेद में गाय को अगन्या कहा गया है। अगन्या, अगन्या का मतलब होता है न मारे जाने, जिसको मारा नहीं जा सकता है, न मारे जाने वाला, न मारे जाने वाला, न मारे जाने वाला, अगन्या, ठीक है। अगन्या कहा गया है। गाय संपन्नता, प्रतिष्ठा का सूचक होती थी, ठीक है। जिसके पास जितना गौधन होता था वो व्यक्ति उतना धनवान, और उसकी उतनी ज्यादा प्रतिष्ठा, सिंबल ऑफ स्टेटस थी गाय। गाय को एक्सचेंज के रूप में भी काम किया जाता था, यानी ये मुद्रा का कार्य भी करती थी, करेंसी के रूप में भी कार्य करती थी, यानी विनिमय का माध्यम थी, एक स्टैंडर्ड यूनिट थी, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वैदिक आर्यों का प्रमुख पेशा पशुपालन था, और पशुओं में भी सबसे प्रमुख पशु उनका गाय था। दैनिक जीवन में जितनी भी अभिव्यक्तियां होती थी वो सब गाय के माध्यम से होती थी, ठीक है। इसके अतिरिक्त घोड़ों का ऋग्वैदिक आर्यों के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान था। तो दूसरा मुख्य पशु आर्यों का घोड़ा था, ठीक है, क्योंकि आर्यों को युद्ध करना होता था और युद्ध में घोड़े बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। घोड़े के अतिरिक्त ये भेड़ बकरियां पालते थे, ठीक है, बैल पालते थे, ये हाथी तथा ऊंट से भी परिचित थे, लेकिन व्याघ्र यानी टाइगर का कहीं जिक्र नहीं है ऋग्वेद में। तो ये उनके प्रमुख पशु थे जिनसे वो परिचित थे। पर इसका मतलब ये नहीं था कि आर्य लोग कृषि नहीं जानते थे, ठीक है। आर्य कृषि भी जानते थे, और कृषि इस समय द्वितीय पेशा थी। अभी आर्य स्थायी जीवन नहीं जीते थे,
ये घुमक्कड़ प्रकृति के थे, 4 दिन यहाँ रहे, 2 दिन कहीं और रहे, ठीक है, और अल्पकालीन ये ऋतु प्रवास करते रहते थे 2-2 3-3 महीने के लिए। तो इसलिए एक जगह पे स्थायी बसने के कारण कृषि इनका द्वितीय पेशा था, पर ये कृषि से अपरिचित नहीं थे, ठीक है। ऋग्वेद में कृषि से रिलेटेड कई शब्द आए हैं। ऋग्वेद का चौथा मंडल जो वामदेव नाम के ऋषि ने लिखा था उससे संबद्ध है, उसका संबंध कृषि से ही है। प्रथम और 10वें मंडल में ऋग्वेद के कृषि से संबंधित बातें मिल जाती हैं। तो यहाँ भी जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे, ठीक है। तो कृषि से रिलेटेड कुछ शब्द थे, वो शब्द कौन कौन से थे उनमें यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे खेत के लिए यानी उपजाऊ भूमि के लिए जो खेत होता था, कृषि योग्य भूमि जिसको आप उपजाऊ भूमि कह सकते हैं, उपजाऊ भूमि, उपजाऊ भूमि के लिए शब्द आया है उर्वरा, उर्वरा या क्षेत्र, ठीक है। तो जहां खेती बाड़ी होती थी उसके लिए ऋग्वेद में उर्वरा या क्षेत्र कहा गया है, एक पॉइंट। फिर यहाँ हमारे पास हल का जिक्र यहाँ मिल जाता है जिसके लिए सीर या लांगल शब्द आया है, ठीक है। इसका मतलब है कि ऋग्वेद में हल के लिए सीर या लांगल कहा गया है, ठीक है। ऋग्वेद में हल के लिए सीर या लांगल कहा गया है। फिर जो हल से लकीर बनती थी उसके लिए सीता कहा गया है, हल की लकीर। सीता, सीता शब्द का उपयोग हुआ है, ठीक है। सीता का जन्म, रामायण की सीता का जन्म क्योंकि राजा जनक और उनकी पत्नी द्वारा सोने के हल चलाने से एक घड़े के हल से टकरा जाने के परिणाम स्वरूप हुआ था, इसीलिए उनका नाम सीता पड़ा। तो हल की जो लकीर थी उसके लिए सीता कहा गया है, ठीक है। अगर हम फसलों पर ध्यान रखें तो ऋग्वेद में एक ही फसल की चर्चा हुई है, एक ही अनाज की चर्चा हुई है जिसको ऋग्वेद में यव कहा गया है, यव, बस और कुछ नहीं है, सिर्फ यव। और आगे इस यव की पहचान जौ से की गई है, लेकिन यहाँ अनाज के रूप में यव शब्द का उल्लेख हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ऋग्वेद में कृषि से संबंधित कुछ शब्दावलियां मिल जाती हैं, जैसे उपजाऊ भूमि के लिए क्षेत्र या उर्वरा, हल के लिए सीर या लांगल, हल से बनी लकीर के लिए सीता, ठीक है। हलवाह के लिए कीवास, जो हल चलाता था उसको कीवास शब्द आया है। बैल के लिए वृक्क शब्द आया है, ठीक है। और अनाजों में मुख्य रूप से एक ही अनाज का जिक्र मिलता है जिसको यव कहा जाता था। अभी ये यव एक सामान्य अनाज है, सभी अनाजों के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, लेकिन आगे जब उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो इसकी पहचान जौ से होने लगती है, ठीक है। तो वैदिक साहित्य में जौ के लिए अनाज, जौ जो अनाज है उसके लिए यव शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया पशुपालन कृषि। तो क्योंकि ऋग्वैदिक आर्यों का जो पशुपालन और कृषि था वो बहुत सीमित था, विशेष करके कृषि, पशुपालन की ही महत्ता थी इसमें। और कृषि कम होने के कारण जो रॉ मेटेरियल था, कच्चा माल उद्योगों के लिए, शिल्प के लिए वो उपलब्ध नहीं हो सका। इसलिए उद्योग धंधे या आगे कह सकते हैं कि जो शिल्प था, ठीक है, यानी व्यवसाय, शिल्प व्यवसाय, शिल्प का मतलब छोटे छोटे उद्योग जिसको आज इंडस्ट्रीज कह रहे हैं, उसी का छोटा रूप शिल्प है। तो
फिर भी ऐसा नहीं है कि ये लोग शिल्पकला से अपरिचित थे। शिल्पकला